गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू लीगल बीज एकेडमी। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्पेसिफिक रहेगा AIB 20 के एग्जामिनेशंस के लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए भी हम देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मेन फोकस हम लोग करेंगे इसमें सिर्फ AIB को। तो ये हम लोग ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं AIB में तो वो हमारे इससे कोई डिफर ना करे। हमारा जो भी सिलेबस है, पैटर्न है AIB का, वो सब कुछ इस सिलेबस इस स्लाइड में आपका जो मैंने PPT बनाया है आप लोगों के लिए, इसके थ्रू आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिफोर आई बिगिन विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल मार्क्स जो होते हैं AIB में, वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। इतने क्वेश्चंस के लिए हमें कवर करना है, इसलिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। हम एक ओवरव्यू लेंगे जिससे हमारा एक क्लैरिटी बने कि हाँ कौन सा सेक्शंस कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। यू हैव टू कैरी योर बेयर एक्ट्स। एक चीज़ और मैंडेटरी है यहाँ पे, आप जो भी बेयर एक्ट कैरी करिएगा वो बेयर एक्ट आपका विदाउट शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे विदाउट शॉर्ट नोट्स बेयर एक्ट, तो आपको प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि मेरे पास विदाउट शॉर्ट नोट्स नहीं है, सो आई एम कैरिंग विथ शॉर्ट नोट्स। तो उसके बाद ही वो अप्रूवल आपको मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में आया था। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रिलिमिनरी पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? जो सेक्शन 1 है, आई होप बोर्ड विजिबल विजिबल होगा आप लोगों को। तो फिर ये सेक्शन 1 में हमें पढ़ना है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके बारे में हमें देखना है। इससे क्वेश्चंस नहीं आते, ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। इसमें शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर एक्सटेंट कहाँ है, तो ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है। एंड थर्ड कमेंसमेंट, तो केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर, ये आप डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1872। माइट भी आपसे AIB में पूछ दे कि ये कब कमेंस हुआ था, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ये आपको करके आना है। सो जस्ट मेमोराइज इट। सेविंग क्लॉज है यहाँ पे, तो ये उतना मैंडेटरी नहीं है, बस आप लोग एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, उसके अलावा आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिससे सारा सेक्शन 1 to सेक्शन 75 आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑल इंडिया बार काउंसिल में। और भी बहुत बेनिफिट है अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत थॉरली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो फर्दर अगर आप कोई एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं, लाइकवाइज आप कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, AP हो, अदर बैंकिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो स्पेशली लॉ ऑफिसर्स होते हैं, CB ग्रेड A ऑफिसर्स का आप एग्ज़ाम दो, चाहे ONGC का लीगल ऑफिसर दीजिए, सब में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मस्ट है, इसको आपको स्किप नहीं कर सकते हो। अभी अब सेक्शन 2 में आते हैं हम लोग। सेक्शन 1 में तो सिंपल सा चीज़ था, सेक्शन 2 में हम लोग आते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, इसमें बहुत सारे डिफिनेशंस आपके दिए हुए हैं। मैंने एक जो PPT बनाया है आप लोगों के लिए वो बहुत ही क्रिस्प है। इसमें आपको सारे डेफिनेशंस बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, वो आप एक बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए मेहनत किया हुआ मैं, तो फिर आप इसे अच्छे से एक बार देखिएगा। इसका PDF या फिर PPT आप जो बोलोगे वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। लीगल बीज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to abstaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to be marked proposal। ये एक प्रपोजल का एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि प्रपोजल क्या होता है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली आए नहीं उस पर। एक ओवरव्यू देता हूँ मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको। आई होप आप लोगों को विजिबल सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉजेज है। जब हम लोग सेक्शन 2 में एंटर करते हैं तो हमारे क्लॉजेज आते हैं 2A 2B 2C 2D, और ये जाते हैं 2J तक। 10 क्लॉजेज है, 10 डिफिनेशंस है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से देखिएगा। 2A
प्रपोजल होता है जिसको हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। इसी तरह एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद प्रॉमिस ही होता है सेक्शन टू टू क्लॉज सी में। देन यू कैन गो फॉर कंसिडरेशन 2D। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा। देखिए ये एक मैंने शॉर्ट में बनाया, आप यहाँ पे सेक्शन देखिएगा, फिर उस सेक्शन में किस चीज़ पे डील हो रहा है वो मैंने एक शॉर्ट आउट कर दिया है ताकि आपको उसमें ढूंढना नहीं पड़े। एंड द अदर थिंग, एक शॉर्ट में उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। सेम वी कैन गो टू अदर स्लाइड। यहाँ पे आपका 2EFGH एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एच ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पूछा जाए कहाँ डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, देन योर ऑप्शन शुड बी सेक्शन 2 क्लॉज एच, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके। नेक्स्ट, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट आपका जे, जो मैंने बताया था कि 10 होते हैं, तो 2J इज़ द लास्ट क्लॉज, जहाँ पे हम लोग वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक छोटे से, मतलब एक ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये सारे सेक्शंस को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसको, इससे रिलेटेड। ये आपके चैप्टर वाइज है, तो हमारे बेयर एक्ट में जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर 1 होता है ये हमारे चैप्टर्स है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आपको होपफुली दिक्कत नहीं होगा पहचानने में। चैप्टर 1, चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे 3 to 9, सेक्शन 3 to 9 आता है चैप्टर 1। इसमें आपका आता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। हम लोग किसी भी कोई भी कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने प्रपोजल को, उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, फिर उसका एक और टर्म होता है रिवोक कैसे करना होता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारे ऑफर को या सारे प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट ही करें, तो फिर इसलिए रिवोकेशन वर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इन चैप्टर 2 वी विल स्टडी फ्रॉम सेक्शन 10 to सेक्शन 30। इसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, एंड वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ब्रीफली यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो एक ओवरव्यू ले लो। बट आइए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और पॉसिबल हो तो अभी अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर 3, 4, 5। ये आपका 31 to 36 आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन आप 37 to 67 आएंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे परफॉर्म किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। 68 to 72 दैट इज चैप्टर 5, तो इसमें आप कौसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड रिजेम्बलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। देन आपका लास्ट चैप्टर इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 आता है, जो 73, 74 एंड 75 होता है। तो इसमें आपका कॉन्सिक्वेंस, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कभी ना कभी तो ब्रीच होना है, मतलब कोई पार्टी, मान लीजिए आपने नहीं किया तो हो सकता है दूसरे पार्टी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि उसका कि क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं, क्या आप एक्शंस ले सकते हैं, तो फिर जिससे आपको लॉस नहीं हो, तो फिर वही सब है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मेन हम लोग आते हैं, अब प्रॉपरली हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया ऑफर प्रपोजल सेम चीज़ होता है, जो कि सेक्शन 2A में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain a assent। तो ये बेसिकली, अगर हम किसी पर्सन को, अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, हम चाहते हैं वो सेल करना या फिर किसी को देना, तो हम सामने वाले जो भी पर्सन है हम उसके सामने एक रखते हैं अपना प्रपोजल, एक ऑफर देते हैं हम लोग। तो ये ऑफर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2A में आता है। उसके बाद हम लोग जैसे एग्जांपल आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि ए ऑफर टू सेल हिज लैपटॉप फॉर 40,000 रुपीज़, ये एक ऑफर हो जाता है। ठीक है, ये एक ऑफर हम लोग रखे हैं, अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये फिर आगे इसका क्या होगा, ये भी हमें पता नहीं है। उसके बाद हम लोग, ये ऑफर हो गया। ऑफर बहुत टाइप के होते हैं, मैंने ये टाइप्स रख दिया, आप बस एक बार देख लेना, अभी मैं उतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि पेयर एक्ट आपको लेके ही जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, इसलिए ढूंढने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर पब्लिक के लिए बनता है, एक ऑफर होता है जो सबके लिए होता है, उसको जनरल ऑफर कहते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक ऑफर होता है, ये दो ऑफर इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक ऑफर होता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हम कोई ऑफर निकाल रहे हैं, या फिर उनका कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जो बहुत अच्छा उनका ये काफ़ी अच्छा उनका हिस्ट्री है उनके
बिजनेस के साथ, तो उसको हम स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें स्पेशल ऑफर हो जाता है, सेम क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर होता है। तो ये बस आपको याद रखना है कि इतने सारे ऑफर्स होते हैं, बट बेसिकली मेन तो आपके ये दोनों होता है, इस पे फोकस करिएगा आप। AIB के एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस पे। जब हमने कोई ऑफर दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है ना, कि हम उसे एक्सेप्ट करें या तो नहीं करें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेके आए हैं, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B। आप सेक्शंस पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent must be। अब कोई भी एक्सेप्टेंस होगा तो वो कैसा होगा, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक होगा एब्सोल्यूट, दूसरा होगा अनक्वालिफाइड एंड तीसरा कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब प्रॉपरली हम कन्वे किए हुए हो उन चीज़ों को, तो वो होता है। ये 3 चीज़ का मस्ट है। जैसे आप, मैंने लास्ट एग्जांपल जो दिया था ऑफर का, इसका एग्जांपल देखिए क्या है। ए ऑफर टू सेल हिज फोन फॉर ₹10,000। फिर बी बोलता है कि ओके आई एक्सेप्ट द ऑफर। तो फिर ये क्या हो जाता है, एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाता है, ठीक है। गेटिंग, होपफुली आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आता है, ये आपको एक्सेप्टेंस हो गया। उसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी, ये आप एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। ये रूल्स पे इतने क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को एक बार रीड आउट ज़रूर करें, ठीक है। कुछ छोड़ना नहीं है, स्किप करने के चक्कर में नहीं रहना है। हमें एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज भी तो बढ़ाना है अपना। फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये सब एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कंसिड्रेशन, ठीक है। समथिंग कंसिड्रेशन आता है आपका 2D में। तो फिर ये है आपका समथिंग इन रिटर्न। एक टर्म है यहाँ पे, क्विड प्रो क्वो। ये इस टर्म से हो सकता है आपको क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे कि आपका क्विड प्रो क्वो का क्या मतलब होता है, या फिर क्या कहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको सिंपली बोल देना है कि ये 2D में मेंशन्ड है, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकना नहीं है आपको। तो इसका क्या मतलब होता है, मे बी कंसिडरेशन क्या होता है, मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, promisee to pay, A promise to pay B rupees 1,000 and B delivers good, डिलीवरी इक्वल टू कंसिडरेशन। जब ये सब होता है, जैसे वो प्रॉमिस करता है कि वो 1,000 रुपये देगा, और बी बोलता है कि हाँ ठीक है हम आपको सामान दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। तो जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ डिलीवरी इक्वल टू कंसिडरेशन हो गया, तो कंप्लीट हो गया, तो वो कंसिडरेशन हो गया। कंसीडर हम लोगों से कर सकते हैं। कुछ इसेंशियल्स होते हैं कंसिडरेशन के। तो ये आपका देखिए, मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं इसमें। तो आप ये क्या, पहला है मस्ट मूव एट द डिजायर्ड ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा है मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अभी बोला कि आप मुझे अभी दे दो, मैं आपको 1 वीक बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवा दूंगा, तो कैन बी कंसिडर्ड। तो ये फ्यूचर वाला मैं आपको बता रहा था। तो चौथा पॉइंट है आपका नीड नॉट बी एडिक्वेट। पांचवा है मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। रियल एंड लॉफुल तो होना ज़रूरी है। आप लॉ पढ़ रहे हो तो इलीगल चीज़ तो आप सेल नहीं कर सकते हो, या फिर इलीगल प्रोडक्ट तो आप नहीं दे सकते हो। ये तो सिंपल सी बात है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 2E। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सेक्शंस, ये सेक्शंस आप होपफुली अपने अभी आप अगर नोट डाउन कर लोगे ना, तो आपको याद भी हो जाएगा, मतलब हाथों हाथ। क्योंकि मैंने शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो बना रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान देना। पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, PPT तो आपको मिल ही जाएगा। अभी हम लोग पढ़े एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। शॉर्ट में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हम ऑफ़र किए, ऑफ़र करने के बाद क्या करना है हमें, ऑफ़र करने के बाद हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट अगर हम लोग कर लिए, उसके बाद क्या होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में। ये ऑफर एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस बोलते हैं, हम लोग प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग जब प्रॉमिस होता है उसको और कंसिडरेशन को मैच करते हैं, तो इन दोनों से बनता है हमारा एग्रीमेंट, जो कि आपका सेक्शन 2E में आता है। इस सेक्शन को याद रखिएगा। इसके बाद इसके बहुत सारे, मतलब इसके भी पार्ट है। एफ में है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है AIB के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा इसका। के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2G वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। कोई एग्रीमेंट वाइड कब होता है, क्यों होता है, क्या होता है ये वाइड एग्रीमेंट। तो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है,
हम लॉस के थ्रू इन्फोर्स नहीं कर सकते तो फिर वो क्या होता है, वॉइड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं समझना है, सिंपल वे में समझ के आगे बढ़ते जाना है। एन एग्रीमेंट एग्जाम्पल में देखिए इसका, एन एग्रीमेंट विथ माइनर हु लैक्स लीगल कैपेसिटी इज वाइड फ्रॉम द बिगनिंग में है आपका। ऑब्वियसली अगर किसी माइनर के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो तो स्टार्टिंग एज से ही वॉइड हो जाएगा, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि में आपको मिनिमम क्राइटेरिया फुल करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ एज अटेन करनी पड़ेगी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2H, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। इस टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। इन्फोर्सेबल बाई लॉ, कोई भी एग्रीमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको लॉ से हम अगर इन्फोर्सेबल कर सकते हैं तो फिर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं, फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट हैव अ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। यहाँ पे एक टर्म है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, ओके। ये सब टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी अगर पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये सिंपल सा आप बना के लिख लो, ये बात आप कभी नहीं भूलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जर्नी फ्रॉम प्रपोजल टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग कैसे प्रपोजल को क्या बताया था मैंने, ऑफर, ठीक है। ऑफर से हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं, बहुत सिंपल है। पहला हम लोग प्रपोजल दिए, ठीक है, एन ऑफर इज मेड, ओके। उसके बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट किए, प्रॉमिस में कन्वर्ट हुआ, जो कि टू बी देखिए सेक्शन मैंने मेंशन किया है, ताकि आपको बार बार इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग थोड़ा भी अगर सीरियसली स्लाइड को देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट करते हैं हम लोगों के, उसके बाद क्या होता है, कंसीडर करते हैं, कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन होके एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, तो 2E आ जाता है उसके लिए। बोथ साइड, ओके, फिर बोथ साइड से होता है ये। फिर तीसरा होता है इन्फोर्सेबिलिटी। कैसा इन्फोर्सेबिलिटी, यहाँ मैंने सिर्फ वो लिखा है, पर आप लोग बताइए क्या होता है इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन होता है, जो कि 2H के अंडर में आता है। द एग्रीमेंट इज वन ऑफ द लॉ विल इन्फोर्स, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2I, ये दोनों लास्ट क्लाउज है हमारा सेक्शन 2 का। एक होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, अ कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर coercion ऑफ और फ्रॉड, द इनोसेंट पार्टी कैन चूज टू वर्ड। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना रहे हैं, कोर्जन के थ्रू बना रहे, कोर्जन बाद में आपको पढ़ाएंगे। उसमें जैसे मान लीजिए किसी इन्फ्लुएंस में बना रहे हैं, मेरा खुद का पर्सनल कंसेंट नहीं है, हम किसी और के मतलब इन्फ्लुएंस में आके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में वॉइड हो सकता है। दैट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग मानेंगे। 2J इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। मतलब है, देखिए एग्जांपल से समझिए इसको। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इम्पोर्ट गुड्स दैट लेटर बिकम्स इलीगल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं जो कि बाद में जाके इलीगल हो जाता है, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसे हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड में आएंगे तो इसमें अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा सेक्शन 3 to सेक्शन 10 में आता है। ये सारा ओवरव्यू मैंने कंटेंट आपको स्टार्टिंग में इसलिए बना के दिया है ताकि आप अगर यहाँ तक नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वहाँ से भी पढ़ के एक बार सीख सकते हो हर चीज़। सेक्शन 3 to 10 हमारा क्या कहता है, कहता है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सेक्शन 3, communication acceptance and revocations of proposals. So communication happens by any act or omission mean to convey the proposal, acceptance or revocation. It can be done by words. देखिए ये कैसे कर सकते हैं, वर्ड से हो सकता है, राइटिंग से हो सकता है और कंडक्ट से होता है। वर्ड राइटिंग तो समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ था। कंडक्ट से कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आई हैव अ पेट जो कि अभी खो गया है, कहीं चला गया है, मेरे को मिल नहीं रहा है, ठीक है, ही वॉज लॉस्ट। तो मैंने एक कंडक्ट किया कि जो इंसान मुझे मेरा डॉगी ला के देगा, मेरा डॉग ला के देगा, तो फिर मैं उसे 5,000 रुपीज़ एज अ रिवार्ड दूंगा। तो फिर ये मैंने एक कंडक्ट किया। कोई थर्ड पर्सन आता है, वो मेरा डॉग लेके मुझे देता है, तो
आई एम लाइबल टू पे हिम ₹5,000 एज आई हैव प्रॉमिस्ड। तो ये कंडक्ट होता है, ये कंडक्ट का बेसिकली यही मीनिंग होता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है द एक्ट मस्ट इंटेंड टू कम्युनिकेट और एक्चुअली रिजल्ट इन कम्युनिकेशन। सिंपल सा चीज़ है, ये ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है। सेक्शन 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेक्शन 4, कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? दिस सेक्शन डिफाइंस व्हेन कम्युनिकेशन टू ऑफर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन सेट टू बी कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ऑफर में कंप्लीट व्हेन इट, ऑफर कब कंप्लीट होता है? तो कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। हम जो ऑफर रखे, जिसके सामने रखे, उसके पास ऑफर प्रॉपरली गया है विदाउट लाइक कोई भी उसमें हिडन फैक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपरली एज इट इज़ हम लोग कन्वे कर चुके हैं, तो फिर वो आपका ऑफर हो जाता है, कम्युनिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए, तो ये है ए पोस्ट लेटर ऑफरिंग टू सेल हिज बाइक टू बी। ऑफर इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स इट। जब बी को लेटर मिल जाता है तो ऑफर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस पे। तो एक्सेप्टेंस को कैसे हम लोग करते हैं कंप्लीट? तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट में क्या है? व्हेन एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड और सेंट। सिंपल सा चीज़ है। और अगर यही चीज़ हम लोग एक्सेप्टर का देखा जाए तो वो कैसे होता है? होता है व्हेन इट रीचेज द प्रपोजर। जब प्रपोजर के पास पहुंच जाता है तो उसको हम लोग एक्सेप्टर के लिए कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल से अगर आप लोग समझना चाहे तो सिंपल सा है यहाँ पे, बी पोस्ट अ लेटर एक्सेप्टिंग एज ऑफर, ठीक है। बी एक लेटर पोस्ट करता है ए के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म व्हेन पोस्टेड, जब वो पोस्ट कर दिया फॉर्म हो गया। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो प्रपोजर के थ्रू कैसे रिवोकेशन कर सकते हैं? आई होप आप लोग को नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाय द प्रपोजल, बाय द प्रपोजर हम लोग बाय द प्रपोजर से करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? ठीक है, सिंपल आप देखिए ना यहाँ बाय द प्रपोजर से व्हेन इट रीचेज द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ये भी समहाउ सिमिलर चीज़ है। और बाय द एक्सेप्टर होगा व्हेन इट रीचेज प्रपोजल बिफोर एक्सेप्टेंस रीचेज प्रपोजल। वही यही सिंपल सा चीज़ है, बहुत समझने की चीज़ें नहीं है। वही हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सेक्शन को देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। सेक्शन 5 पे आते हैं हम लोग। सेक्शन 5 आपका बेयर, आप लोग बेयर एक्ट खोल, जब भी ऐसे कोई क्लासेस हो रहे हैं, आपका EIB के क्लासेस हो रहे हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप क्लासेस सिंसियरली करना चाहते हो, सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? हमारा तो बनता है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपको पढ़ाएं। आपका ये बनता है कि आप वो बेयर एक्ट खोल के बैठे और हम जहाँ जहाँ जिस सेक्शन को डील कर रहे हैं, प्लीज़ उस सेक्शंस को वहाँ पे आप नोट डाउन करें, अच्छे से समझे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसे हाईलाइट करते जाए। इससे आप लोग जब सेकेंड टाइम रिविजन करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए सेक्शन 5 पढ़ते हैं हम लोग। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। A proposal may be revoked any time before communication of acceptance is complete against the proposer। ये सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, कब रिवोक कर सकते हैं हम लोग? कब रिवोक कर सकते हैं हम लोग? एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्ट, कभी भी एक्सेप्ट करने के पहले रिवोक कर सकते हैं, या फिर ऑफर हम किसी को भेजे तो उसके ऑफर उस तक पहुंचने के पहले तक हम लोग उसको रिवोक कर सकते हैं। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में यही कहा कहा जा रहा है। सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए, ताकि एग्जांपल से वैसे भी ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी बिफोर बी पोस्ट द एक्सेप्टेंस लेटर, ए विदड्रॉ दी ऑफर। मतलब उस तक पहुंचने के पहले वो अगर अपना ऑफर विदड्रॉ कर लिया तो इट इज़ लाइक कि अब वो हम लोग रिवोक कर दिए उस ऑफर को, ठीक है। रिवोकेशन इज, यहाँ पे रिवोकेशन को वैलिड मानेंगे, हमेशा वैलिड मानते हैं रिवोकेशन को। लेकिन अगर इन चीज़ों के बाद अगर करते हैं ना, तब वो वैलिड नहीं किया जाता है, वो वैलिड नहीं होता है वो। ये हमेशा इस, ये जो दो कंडीशन मैंने दिए, इस कंडीशन पे ही रिवोकेशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 6, रिवोकेशन हाउ मेड, कैसे रिवोकेशन हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाई, कैसे? कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, हम लोग नोटिस के थ्रू।
कम्युनिकेट करके रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लैप्स ऑफ टाइम। कोई भी एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट बना, तो टेन्योर होता है उसका, उस टेन्योर अगर वो पास कर गया तो फिर ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना हर चीज़ का एक वैलिडिटी होता है। आफ्टर द एंड ऑफ द वैलिडिटी वो चीज़ वैलिड नहीं होता है, तो वो इस तरह से रिवोक हो सकता है। ये 2 3 4 5 6 छः तरीके हैं, ठीक है। ये छः चीज़ें आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ दे कि इनमें से चार ऑप्शन दे दे आपको, और एक ऑप्शन इसमें से कुछ और दे दे, और बोले कि इसमें से चूज़ करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन रिवोकेशन, तो फिर उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्या है, फेलियर ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। का मतलब होता है, देखिए कंडीशन रिक्वायर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के पहले का कंडीशन बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए डेथ और इंसैनिटी, ठीक है, ये होता है ऑफ द प्रपोजल ऑफ द एक्सेप्टेंस। फिर काउंटर ऑफर आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि 1,000 रुपये में आप मेरा लैपटॉप ले लो। आपने बोला आप मैंने एक ऑफ़र दिया आपको, काउंटर ऑफर में आपने मुझे बोला नहीं भाई मैं 500 रुपये दूंगा, तो फिर वो क्रॉस ऑफर हो गया, इसको क्रॉस ऑफर कहते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ना मेरा एक्सेप्टेंस हुआ है, ना मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, तो अभी यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं बन रहा है। आइए आगे देखते हैं, रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल, रिजेक्ट अगर हम लोग कर दिए कोई भी चीज़, फिर उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही रिवोक हो जाएगा। एग्जाम्पल एक छोटा सा है, वो हम लोग देख सकते हैं। A offered to sell his house to B and says the offer stands for 10 days. If B does not reply in 10 days, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स ऑटोमेटिकली। 10 दिन का ही वैलिडिटी था इसमें, 10 दिन में उसको रिस्पॉन्ड करना था, 10 दिन में वो रिस्पॉन्ड नहीं किया तो रिवोक हो गया। ये सिंपल सी बातें कहने चाह रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 7। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो सेक्शन 7 हमें क्या कहता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या हो कहता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। नो चेंजेस इन टर्म्स, हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें कोई हिडन फैक्ट्स नहीं होना चाहिए और बाद में कोई एडिटिंग या omission नहीं होना चाहिए, जो है एज इट इज़ होना चाहिए, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस ऑफर स्पेसिफाइज अदरवाइज। वो काउंटर ऑफर होगा, देखिए मैंने बनाया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। काउंटर ऑफर की वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो वो कैंसिल हो जाएगा। If the acceptor changes terms, it becomes a counter offer, not acceptance. Okay? Example में इसका है offer A offer to sell his house for 50,000. B replies I will buy for 45,000. तो वो accept नहीं किया, क्या not accept, but the counter offer exists. counter offer exists करेगा, लेकिन वो accept नहीं हुआ तो वो valid नहीं हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 7 हो चुका है हमारा, सेक्शन 8 पे आते हैं। इसके बाद एक और सेक्शन होगा 9, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। तो सेक्शन 9 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस ऑफ रिसीविंग कंसिडरेशन। ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके जानने के लिए, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, नॉट फॉर ओनली AIBE एग्ज़ाम, बट आप आगे भी कोई एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो तो फिर ये नोट्स आपके बहुत काम आएगा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में आप ये सारा लिखोगे, एग्जैक्ट भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है एक्सेप्टेंस कैन बी बाई कंडक्ट। कंडक्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, तो होपफुली आगे दिक्कत नहीं होगी। एक्सेप्ट कैन बी बाई कंडक्ट एंड नॉट नेसेसरली बाई वर्ड। कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, वर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिमिलरली इफ द ऑफरी रिसीव द बेनिफिट और कंसिडरेशन ऑफ द ऑफर, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेंस। जब उसको बेनिफिट मिल गया है उन सारी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेंस तो होगा ही उसका। इफ द ऑफरर सेट्स अ कंडीशन एंड द ऑफरी परफॉर्म्स दैट अ कंडीशन, इट अमाउंट्स, ये भी वही है, दोनों साइड से कह रहा है कि एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक इलस्ट्रेशन रखा है मैंने, तो देखिए क्या है ये, यहाँ पे सब जगह ए और बी मैंने दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो तो ए अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है भाई, एनीवन हु फाइंड्स एंड रिटर्न माय लॉस्ट डॉग। ये एग्जांपल तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया, पहले ही दे दिया मैंने एग्जांपल आपको, तो ये एग्जांपल तो क्लियर होगा ही आपका। 5,000 का था, बी फाइंड, जब बी वो डॉग सर्च करके ए को देता है, तो ए लायबल होता है कि यार उसको 5,000 रुपये दो भाई, उसमें अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम देखिए, ये एक केस लॉ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये केस का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, ये जो है 1893 का केस है, तो ये किससे रिलेट करता है। अगर ये पूछे आपसे, सिंपली आपको बोल देना है कि ये आपका सेक्शन 8 में आता है, ये आपका एक्सेप्टेंस बाई परफॉर्म, या आप ये कर दीजिए कि एक्सेप्टेंस वाला है ये केस। आप एक्सेप्टेंस से कोई भी केस, एक ही केस ही है, आपको बहुत केस लिखना भी नहीं है आपको, ये सब एग्जाम में उतना केस भी नहीं आएगा, ये एक ही केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड ये आपका केस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 9 आपका लास्ट सेक्शन है चैप्टर 1 का, ठीक है। इसमें हम बताते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस क्या होता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस क्या होता है। ये टर्म्स आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी देखा होगा, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बल्कि बीएनएस में, बीएनएसएस में भी ये एक्सप्रेड इम्प्लाइड वाला टर्म यूज हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है एक्सप्रेस, मेड बाय वर्ड। हम कोई भी चीज़ लिख के दे दिए, मुंह से बोल दिए, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो लिख के एक्सप्रेस करते हैं या तो बोल के एक्सप्रेस करते हैं। सेम वही चीज़ होता है आपका एक्सप्रेस प्रॉमिस, उस तरीके से हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है, इम्प्लाइड में होता है कंडक्ट और एक्शन। सेम चीज़ कंडक्ट, हम कोई चीज़ बोल दिए कि ये चीज़ करेंगे, अगर उसने ये चीज़ दिया तो हम उसको ये चीज़ पे कर देंगे, ठीक है। ये बहुत सारे ये हो गया, बट ठीक है, समझने के लिए इसी तरह समझ सकते हैं हम लोग कि एक हम लोग हवा में कुछ बात बोले या फिर कोई भी ऐसी बातें बोले जिसके कंप्लीट होने पे हम लोग कुछ ऑब्लाइज हो जाते हैं कुछ चीज़ें देने के लिए, तो वो एक कंडक्ट वाला सीन है इसमें, इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है उसमें। एग्जांपल में देखिए, सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे, ए सेज टू बी आई विल सेल यू माई बुक्स फॉर ₹500, एक्सप्रेस कर दिया हम लोग, सिंपल, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। इम्प्लाइड क्या है, बोर्ड ऑफ बस, ठीक है, यहाँ क्या आता है, प्रॉमिस टू पे फेयर, भाई इम्प्लाइड कंडक्ट, बस में चढ़ोगे भाई तो इम्प्लाइड कंडक्ट हुआ ना, ऐसे फ्री में तो ले नहीं जाएगा तुमको, उसका टिकट तो लेना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर इट, तो ये आपका कंडक्ट हो जाता है यहाँ पे, इम्प्लाइड कंडक्ट। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का सिंपल सा मीनिंग है, अगर कुछ क्वेश्चन आए इससे टिक करके आना और सही टिक करके आना। और अभी आ जाते हैं हम लोग, ये आपका आता है सेक्शन 3 टू सेक्शन 9, मैंने एक शॉर्ट में रखा है ताकि अगर आप उतना नहीं पढ़ना चाहो, आलस आ रहा हो, तो फिर आप लोग ये देख लो एक बार, एक ओवरव्यू ले लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 2 डील करता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 10 टू सेक्शन 30 में आता है। तो इसमें क्या है, सेक्शन 10 क्या कहता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं भाई, तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ, 5 कंडीशन है इसमें, ये पांचों कंडीशन याद रखना है, ठीक है। पहला कंडीशन है फ्री कंसेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा होना चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ तो, दो चीज़ नहीं भाई, चीज़ें सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एक ये हो गया, याद रखो, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रट्टा मार लो, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करो ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल का ज़रूरत नहीं है इसमें, बट ठीक है। इफ़ ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख, बोथ फ्रीली कंसेंट, तो फिर जब दोनों के साइड से फ्री कंसेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे। इन द सेम वे इफ़ ए एग्रीज टू सेल स्मगल गुड्स, कोई भाई स्मगलिंग का गुड्स सेल करना चाह रहा है, क्या कहते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, या बताओ। बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि स्मगलिंग लीगल थोड़ी है इंडिया में, इंडिया में क्या कहीं भी कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लीगल नहीं होता है, तो ये वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कि पहले मैंने बताया ना, देखिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 11 एंड 12 में। एक साथ मैंने इसको इसलिए किया कि दोनों बहुत सिमिलर चीज़ है, तो अलग अलग पढ़ के क्यों इतना टाइम लेना है। तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है, इतने पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे कौन कॉम्पिटेंट होता है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं होता है। फिर भी आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस,
पहला कंडीशन इसमें क्या दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ एज, एज ऑफ मेजॉरिटी, आप 18 प्लस होने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, को कोई भी एग्रीमेंट या लीगल चीज़ में आने के लिए आपको सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ एज अटेंड करना है, और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है, ठीक है। दूसरा है कि आप नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, आप कोई किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा होता है अनसाउंड माइंड। देखिए अनसाउंड माइंड मैंने यही मेंशन कर दिया है, पर इसका पूरा डिटेल आपका सेक्शन 12 में है। सेक्शन 12 में आप अनसाउंड माइंड डील करता है, तो आप लोग वो देखिएगा एक बार, तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। सेक्शन 12 इज अनसाउंड माइंड, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 होता है कॉन्सेंट। When two or more person agrees upon the same thing in the same sense, they are said to consent. कंसेंसस ये एक आपका मैक्सिम है, कंसेंसस एड आइडम। इसको इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैक्सिम दे दिया और आपसे पूछा कि भाई ये मैक्सिम किस चीज़ का है, कहाँ पे आता है, तो फिर आपको बोलना है ये कॉन्सेंट से रिलेटेड मैक्सिम है। और इसका मतलब यही होता है जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, याद रखिएगा। ये एग्जांपल में देखा जाए तो ए ऑफर टू सेल हिज वाइट हॉर्स, बी एग्रीज थिंकिंग इट्स ब्लैक, नो कॉन्सेंट। मतलब देखिए यहाँ तो वाइट और ब्लैक का भाई हेर फेर हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई कॉन्सेंट ही नहीं है, एक को ब्लैक चाहिए एक के पास वाइट है, तो फिर यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, सिंपल है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, देखिए कंसेंट फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में आपका क्या है 5 पॉइंट दे देंगे, वो 5 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये 5 पॉइंट। कंसेंट इज फ्री कब होता है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अरे भाई कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, मिस्टेक, सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे, हम लोग आगे सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये 5 चीज़ें होती है, ताकि बाद में हम लोग आगे, अभी बस 5 मिनट बाद हम लोग, ये 5 मिनट नहीं 1 मिनट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस क्रिएट रहे, और वो आपको अभी मेमोराइज हो जाएगा ना, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। लेट्स मूव अहेड। देखिए आ गया, मैंने आप लोगों के लिए ये पीपीटी बनाया है, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है, तो आप एक बार देख लोगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, कोर्जन सेक्शन 15 में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिस इंटरप्रिटेशन 18, मिस्टेक आपका 20 से 22 के बीच में आता है। फिर इसको मैंने आपको इसलिए बोला कि वो जो सीक्वेंस मैंने इसके पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, वो सीक्वेंस अगर आप याद कर लोगे ना तो आपका पूरा सेक्शंस याद हो जाएगा। ये कवर करने का तरीका होता है, ठीक है। बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या कहता है, सेक्शन 15 में क्या कहता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय लॉ, और अनलॉफुली डिटेनिंग प्रॉपर्टी टू कंपेल समवन टू कॉन्ट्रैक्ट। ज़बरदस्ती कर रहा है भाई, कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती थ्रेट कर रहा हो या फिर इस तरीके से फोर्सफुली कर रहा हो, तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। वर्जन का ये मतलब होता है आईपीसी के अनुसार। नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, exploiting a real and apparent authority or a fiduciary relationship to dominate the will of another and gain an unfair offer। अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी वही है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ बना रहे हो, तो फिर वो कैसे फेयर होगा, अनफेयर ही रहेगा ना। यहाँ पे दिखा एडवांटेज के लिए वो कर रहे हैं, किसी और को यहाँ पे अनदर गेन मिल रहा है, तो फिर वही है। फ्रॉड में आपका जो धोखेधड़ी से करोगे, इंटर इंटर इंटेंशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखिए, इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्टिव कंसीलिएशन कर रहे हैं, या फिर मेटेरियल ऑफ द फैक्ट डिसीव टू द अदर पार्टी, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें फ्रॉड में आ जाती है। मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इनोसेंट बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा, ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, किसी भी मटेरियल फैक्ट का, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बोला कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो भी होगा अ, उसमें आपका, मैंने अपनी कंपनी का, हर दिन मेरा कंपनी जनरेट करता है 400 यूनिट प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली में वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, मेरा कंपनी 300 ही करता है, फिर वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, मैंने वहाँ पे गलत रिप्रेजेंट कर दिया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे वाइड हो सकता है इन चीज़ों से।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, फिर वॉइड एग्रीमेंट। ये आता है आपका सेक्शन 23 में। हम लोगों ने बैक स्लाइड पे आते हैं सेक्शन 20 से सेक्शन 22। अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने मिस्टेक के बारे में, मिस रिप्रेजेंटेशन लास्ट बताया था, मिस्टेक रह गया। मिस्टेक आपका 20 21 22 में डील करता है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट essentially to the agreement renders the agreement void. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज जनरेट, देखिए यहाँ पे फिर से आपका थोड़ा कट रहा है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज जनरली नॉट एक्सक्यूज्ड। मिस्टेक ऑफ फॉरेन, अच्छा देखिए यहाँ पे है आपका इंडियन लॉ में हो चाहे फॉरेन लॉ में हो, मिस्टेक मिस्टेक होता है भाई यहाँ पे। एक चीज़ और आप आगे मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है। पहले आते हैं हम लोग सेक्शन 23 पे, 22 तक हुआ हमारा, फिर यहाँ पे 23 में आता है हम। एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, कोई एग्रीमेंट लॉफुल होता है अनलेस इज फॉरबिडन बाई लॉ, डिफीज द पर्पस ऑफ एनी लॉ, या फिर फ्रॉडुलेंट हो, इन्वॉल्व्स इंजूरी टू पर्सन या फिर प्रॉपर्टी पे, कोई भी इंजूरी करता है अगर पर्सन पे हो चाहे प्रॉपर्टी पे हो तो उस तो भी हो जाएगा फिर इमोरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ये चीज़ें हैं दिमाग में रखने की, याद रखने की, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्मगलिंग, जो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था, ये स्मगलिंग ऑफ गुड्स नहीं हो सकता, फिर ये सब सारी चीज़ें वॉइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट पे। आपका वॉइड एग्रीमेंट आता है सेक्शन 24 से 30 में, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है तो भी वो वॉइड होगा, 25 कहता है हमारा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सॉरी, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में अगर हम आते हैं तो फिर वो सेक्शन 27 हो जाएगा। आपको बस सेक्शन याद रखना है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन किस सेक्शन में आता है? 25 में। ऐसे मेमोराइज करिए, आपको क्वेश्चन इतने ही ऐसे ही आएंगे। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज से अगर पूछा तो सेक्शन 26 में आता है। यही रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में चले गए तो ट्रेड में आ गया 27 में। ये सारे वाइड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं वेजेस वेजर में, ये आपका सेक्शन 30 डील करता है। सेक्शन 28 में आपका लीगल प्रोसीडिंग को कोई रिस्ट्रेन कर रहा है, कोई आपको नहीं करने दे रहा है, तो वो आपका सेक्शन 28 में चला जाएगा। ये सारे पॉइंट है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की तो बहुत जगह मैंने आपको बताया, आपके बस मेमोराइज करने के लिए बार बार दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। एक भी चीज़ इसमें से मिस नहीं होना चाहिए, ओके। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट बिकेम्स वॉइड एंड वॉइडेबल। सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 24, अरे यार वही चीज़ तो है। तो फिर देखिए इसमें की डिस्टिंक्शन क्या मैंने दिया हुआ है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, एग्जांपल इंश्योरेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम फ्यूचर को लेके करते हैं कि मान लीजिए आपका इंश्योरेंस करवाएगा, इंश्योरेंस एजेंसी क्या करती है? आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करती है कि अगर आपको कुछ भी होता है फ्यूचर में, अगर आप जनरल इंश्योरेंस ले रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस, जनरल एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो आप एक इंश्योरेंस परचेज की अपने बाइक के लिए, अपने कार के लिए, फ्यूचर में जाके वो डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है, वो जब आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपको उस समय वो लायबल होगा कि वो आपको पे करे उसके लिए, उस लॉस के लिए, आपका लॉस रिकवर करने के लिए वो होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 30 में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इंश्योरेंस वाला था। वेजरिंग वाला, द परफॉर्मेंस इटसेल्फ इज द गेन लॉस डिपेंडेंट अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग वाला है जो आपका अनसर्टेन इवेंट, याद रखिएगा ये टर्म इंपॉर्टेंट है। वेजरिंग वाला आपका इससे डिपेंड करता है। एक्सेप्शंस में आपका देखिए ये एक एक्सेप्शंस दिया हुआ है, इन एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस और हॉर्स रेसिंग। मान लीजिए कोई हॉर्स रेसिंग करवा रहा है, उसमें आप लोगों ने मतलब टोकन लगाया, इतने नंबर घोड़े जीतेंगे, इतने नंबर घोड़े जीतेंगे, तो फिर उसमें अगर वैसा हुआ कि वो जीत गया, जो भी लीगली अगर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है लीगली होना चाहिए।
प्राइवेटली नहीं, अगर कोई इलीगली ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो तो भाई वॉइड ही हो जाएगा। अगर कोई लीगली कर रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, या बहुत जगह हॉर्स रेसिंग होता है, इस पे लोग लगाते हैं, तो उसमें क्या सीन है, अगर 3 नंबर घोड़ा पे आपने लगाया तो 3 नंबर घोड़ा जीत गया, तो फिर वो आप उसके लिए लायबल हो जाते हैं उस प्राइज मनी के लिए, वो प्राइज मनी आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है यहाँ पे सेक्शन 294, जो कि आपका आईपीसी से होता है, 294A पहले था आईपीसी में, अभी वो सेम चीज़ आपका आ जाता है बीएनएस में, बीएनएस में 297, बीएनएस में 297, 297 डील करता है आपका किस पे, 297 डील करता है आपका लॉटरी पे। लॉटरी कैसे इंडिया में इलीगल है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है सेक्शन 297 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये याद रखिएगा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस अपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिएगा। चैप्टर 3, चैप्टर 3 है हमारा ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सेक्शन 31 से 36 में आता है। तो बेसिकली देखिए, चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 deals with contracts that are conditional, their performance is dependent on the happenings or non-happenings of the future uncertain events। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कितने सेक्शन है, 31 to 36, 6 सेक्शन है। ये 6 सेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट में हम लोग देखते हैं बस क्या क्या है, किसमें क्या है। सेक्शन 31 पढ़ते हैं हम लोग पहले। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ डिफाइन किया गया है। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some events collateral or such contract does or does not happen। फ्यूचर से रिलेटेड है पूरा, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उन सब चीज़ों पे आधारित है। तो एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिएगा। एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया है बहुत सिंपल सा, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। ये क्या हो गया भाई, ये तो ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसे में कैसे मिल सकता है कुछ भी। तो दिस इज contingent contract, द पेमेंट इज contingent अपॉन द कोलेट्रल इवेंट, द बर्न कोलेट्रल इवेंट किसी और के लॉस से हो रहा है, तो फिर इन चीज़ों को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। मैं आपका देखिए 32 से 36 मैंने एक शॉर्ट में आपका एक चार्ट बनाया था, जो समझने में आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका सेक्शन से 32, 33, 34, 35, 36, उसके बाद नेचर ऑफ कंटिजेंसी है कि कैसे कैसे होते हैं। कंटिजेंट ऑन फ्यूचर हैपनिंग्स, फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर है, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अनटिल एंड अनलेस दैट इवेंट हैज हैपेंड। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सिमिलरली 33 में आते हैं हम, कंटिजेंट ऑफ कंटिजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट नॉट हैपनिंग, क्योंकि होगा ही नहीं, फ्यूचर में वो चीज़ होगा ही नहीं, तो हम उसको कैसे मान सकते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। जब वो चीज़ हो ही नहीं सकता, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकेम इम्पॉसिबल, तो फिर वो भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है कंटिजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। तो इसमें कहता है इफ द फ्यूचर इवेंट इज द वे अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम void if that person does anything that renders events happening impossible। इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। फ्यूचर के कैसे कंडक्ट को हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्यों कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 35 में भी आपका है कंटिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम से रिलेटेड बता रहा है यहाँ पे। क्या आप याद रखिएगा, जैसे ये फिक्स टाइम से बताया, इतनी सारी चीज़ें, फ्यूचर इवेंट हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे बताया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ आपका नॉट हैपनिंग विद फिक्स टाइम पे यहाँ पे बता रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बस याद रखनी है। तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन एन इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम इट बिकम्स वाइड इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन दैट टाइम। उस टाइम पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि इस टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे अगर नहीं वो चीज़ हो पा रहा है, हैपन हो रहा है, फिर वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो जाएगा, ठीक है। बिफोर द टाइम, फिक्स टाइम, ठीक है, बिकम इम्पॉसिबल। 35 में देखते हैं कंटिजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है, ये भी वही है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ द फिक्स टाइम हैज एक्सपायर्ड, फिक्स टाइम अगर एक्सपायर कर गया है, एंड द इवेंट हैज नॉट हैपेंड, एंड इवेंट हैज नॉट हैपेंड,
और इफ़ द बिफोर द टाइम इट बिकेम अनसर्टेन दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, ये सिंपल सा चीज़ है। कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो भाई वॉइड तो होना ही है, उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं कर सकते हम। कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, इफ एन इम्पॉसिबल, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ मैं, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस और void whether the impossibility of the event is known as parties or not, okay। तो फिर ये हो जाता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट पे। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, होपफुली सब आपको याद ही होगा, कुछ भूल नहीं पाए होंगे आप। आगे हम लोग इसमें अगर कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो ये हमारा आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बहुत इजी है आपका, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, इसमें सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने सेक्शंस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो फिर आपका काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम इसको देखते हैं थोड़ा। क्या कहता है, दिस चैप्टर एड्रेसेस द रूल्स रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ऑब्लिगेशंस। में इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है हमारे, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म 37 to 39, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट है, 4 या 5 पार्ट है, ठीक है। आई थिंक इसमें 4 पार्ट्स है, वो 4 पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला आपका होता है, सेक्शंस याद रखिएगा, हेडिंग और हेडिंग इन बेयर एक्ट, ये एग्जैक्ट बेयर एक्ट में जो दिया है वही है, आप कंफ्यूज मत होना, और कल आप कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बेयर एक्ट वाला ही चीज़ दिया है इसमें। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म दियर promises unless dispense with it, ओके। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाता है तो फिर किस पे ऑब्लिगेशन जाएगा, आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके ऊपर वो सारी चीज़ें चली जाएंगी और उनको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है डेथ के बाद क्या होगा, या पर्सनल के लिए रिक्वायर्ड, ओके ठीक है। सेक्शन 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस इफ द प्रोमिसर मेक्स अ वैलिड टेंडर और परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई भी वैलिड टेंडर बनाता है, ठीक है, तो फिर एंड द प्रोमिसर रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए ये रिफ्यूज़ कर देता है, अगर ये रिफ्यूज़ करता है तो फिर द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्दर लाइबिलिटी। जब रिफ्यूज़ कर दिया तो फर्दर कोई लाइबिलिटी ही क्यों रहेगा, और लाइबिलिटी नहीं रहेगा तो हम उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है हमें। फिर यही सेक्शन हमारा 38 यही कहना चाह रहा है। सेक्शन 39 में आते हैं हम, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी द परफॉर्मेंस प्रॉमिस एंड होली। फिर से अभी विजिबल नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आई होप अब विजिबल होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम यहाँ क्या है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, अपना जो भी प्रॉमिस करता है, ये तो सिंपल सा टर्म है, आप देख रहे होंगे, अगर कोई किसी को प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा अगर ऐसा चीज़ होगा, पर जब प्रॉमिस वो ऐसा चीज़ हो जाता है, लेकिन क्या करता है वो 5,000 की जगह बोलता है अरे भाई 4,000 ले लो, नहीं ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। वही यहाँ कहना चाह रहा है कि इफ़ अ पार्टी रिफ्यूजेज और डिसेबल देमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस इंटायरली, देखिए इंटायर प्रॉमिस अपना कंप्लीट करने से पीछे हट जाता है, तो प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एंड करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहलाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट आता है, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। सेक्शन 45 से 40 to 45, सेक्शन 40 to 45 जाता है हमारा। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ये पीडीएफ को एक बार रीड करके आइएगा, ताकि आगे आपको जब मैं पढ़ाने जाऊँ तो फिर बहुत ईजिली आपको सब कुछ समझ में आए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर अगर आपको इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने बना के रखा हुआ हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो एमसीक्यू सॉल्व करने में, वो सारे एमसीक्यू आपका एग्जामिनेशन पे बेस्ड होंगे। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए होंगे, उसके बारे में प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपका एमसीक्यू का लाऊंगा और ये मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।